अमेरिका और ईरान के बीच फ्रांस में कल एक पीस डील साइन हुई थी। इससे पहले दोनों देशों ने यह भी तय किया था कि 19 जून से डील की शर्तों को लेकर बातचीत करेंगे। 60 दिनों तक ये देखा जाएगा कि ये समझौता कैसा चलता है। और इसके लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज स्विट्जरलैंड भी जाने वाले थे। जी हाँ, जाने वाले थे, लेकिन अब ये यात्रा रद्द कर दी गई है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैठक रद्द होने का फैसला इतना अचानक लिया गया, इतना सडन था कि जेडी वेंस का स्टाफ और उनके साथ जाने वाले पत्रकारों का एक छोटा सा ग्रुप वॉशिंगटन के बाहर स्थित जॉइंट बेस एग्जीक्यूट ऑलरेडी पहुंच चुका था। वहीं व्हाइट हाउस के दर्जनों अफसर और कई विदेशी मीडिया कर्मी पहले से ही स्विट्जरलैंड में मौजूद थे। क्यों? क्योंकि ये समझौता होने वाला था, लेकिन खैर अब तो ये रद्द हो गया है। अब अमेरिकी मीडिया एक्सक्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेंस की स्विट्जरलैंड यात्रा टलने के पीछे लेबनान को लेकर ईरान की मांगे वजह हो सकती हैं। अब वो मांगे क्या थी, वो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दरअसल शांति समझौते में सभी मोर्चों पर लड़ाई खत्म करने की बात कही गई थी। इसमें लेबनान में जारी जंग भी शामिल है, लेकिन इजराइल के लेबनान पर लगातार हमले आगे की वार्ता में मतभेद पैदा कर रहे हैं। और इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि उसने शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों पर हमले किए। वहीं लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन किए गए सब हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सेना को वापस बुलाने से इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह से खतरा पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, टल नहीं जाता, तब तक इजरायली सैनिक लेबनान में बने रहेंगे। अब इस पूरे पीस डील में समझौते में एक पॉइंट ये भी था कि इजराइल भी लेबनान पर हमले नहीं करेगा। अब खबरें तो खैर ये भी है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका ईरान के अंतिम समझौते को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक वे दक्षिणपंथी मीडिया हस्तक्षेपों और इजराइल समर्थक अमेरिकी सांसदों के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझौते पर हस्ताक्षर और 7 दिन की वार्ता शुरू होने के बाद नेतन्याहू ने मार्क लेविन जैसे दक्षिणपंथी मीडिया चेहरों का सहारा लिया। लेविन ने बुधवार को कहा कि यह समझौता समझ से बिल्कुल परे है। ईरान के लिए प्रस्तावित पुनर्निर्माण फंड को बेहिसाब खर्च वाला फंड बताया गया। नेतन्याहू ट्रंप को मनाने के लिए अब इजराइल समर्थक अमेरिकी सेनेटरों की मदद लेने की भी कोशिश करेंगे। अब ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ नेताओं का रुख अब बदलता भी नजर आ रहा है। पहले ईरान पर हमलों की मांग करने वाले सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने बुधवार को कहा कि ईरान के साथ ये समझौता अमेरिका के हित में होगा, यानी कि अगर ये समझौता हो जाता है तो इससे अमेरिका को बहुत फायदा होगा। अब अमेरिका के लिए कितना हित में होता है, कितना इससे फायदा होता है, खैर वो तो समझौते के बाद पता चलेगा। आज तो खैर ये यात्रा रद्द हो गई है और अब कब होगा ये अगले हफ्ते संभावना जताई जा रही है। लेकिन अमेरिका ईरान के बीच पीस डील साइन होने के बाद भारत का पहला एलएनजी टैंकर दिशा रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार कर चुका है। ये टैंकर सुरक्षित रूप से गुजरात के भरूच जिले स्थित दहेज बंदरगाह पहुंच गया है। दिशा के दहेज पहुंचने को हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री आवाजाही सामान्य होने का एक अहम संकेत माना जा रहा है। इससे भारत के लिए एलएनजी की सप्लाई बनी रहने और ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में मदद मिलने की भी पूरी उम्मीद है। यानी खाली पीस डील हुई है और हॉर्मुज का रास्ता पूरा क्लियर। तो अब आज जो ये समझौता होने वाला था, जिसमें आगे की बात भी होनी है, हालांकि वो रद्द हो गई है, लेकिन समझौता होगा, ये संभावना जताई जा रही है कि शायद अगले हफ्ते ही हो। लेकिन अगर होता है तो आगे इंडिया को कितना फायदा हो सकता है, ये भी समझते हैं। सबसे पहले चर्चित हॉर्मुज की ही बात कर लेते हैं। अब हॉर्मुज से दुनिया के करीब 20% तेल और एलएनजी की सप्लाई होती है और ऐसे में जंग के दौरान जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी, जिससे सबको नुकसान हुआ। दरअसल भारत अपनी जरूरत का करीब 80 से 85% कच्चा तेल दुनिया के कई देशों से खरीदता है, लेकिन इसमें मिडिल ईस्ट की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, सबसे महत्वपूर्ण है। और विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर समझौता लागू होता है और ईरानी तेल फिर से मार्केट में आ जाते हैं तो फिर ब्रेंट क्रूड की कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है। यानी कि जो महंगाई यहाँ थी वो महंगाई नीचे गिर सकती है, जिसका सीधा असर दुनिया के बाकी देशों के साथ साथ भारत पर भी पड़ेगा। भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों पर दबाव कम होगा, महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत का तेल आयात बिल घटेगा। इतना ही नहीं बल्कि देशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पर दबाव कम होगा जब अब तक, जिसकी वजह से पूरा प्रेशर बना हुआ था, जिससे रुपयों की मजबूती भी अब बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राफ्ट में ईरान के तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट मिलेगी। साथ ही 25 अरब डॉलर की फ्रीज ईरान संपत्तियों जारी करने पर भी सहमति बनी है।
अब मैं आपको ये बताऊंगी कि भारत पहले ईरान से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिकी बैन के चलते व्यापार लगभग ही ठप हो गया, यानी कि पूरी तरीके से खत्म। अब सबसे खास बात तो यह है कि ईरान से तेल का व्यापार डॉलर की जगह रुपए में होता था, जिससे भारत को यह तेल बाकी देशों के मुकाबले काफी सस्ते में पड़ता था। और प्रतिबंध हटने पर भारत फिर से ईरानी क्रूड खरीद सकता है और उतने ही दामों में खरीदेगा। अब अमेरिका ईरान डील का दूसरा बड़ा असर भारत के रणनीतिक चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है, जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में भी किया था। ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत ने भारी निवेश किया है, भारी इन्वेस्टमेंट की है। ये प्रोजेक्ट भारत को सीधा अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक पहुंचा देता है। अमेरिका और ईरान के रिश्तों में नरमी आने से चाबहार और अमेरिकी दबाव कम हो सकता है। इससे भारत को पोर्ट के विस्तार, नए निवेश और व्यापार बढ़ाने में भी आसानी होगी। अब इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि एक अहम कॉरिडोर है, यानी कि INSTC, इसमें भी तेजी की संभावना है। अब वॉर फरवरी में शुरू हुआ, जिसका असर भारत के निर्यात पर साफ दिखा था। मार्च में देश का एक्सपोर्ट 7.44% घटकर 38.92 अरब डॉलर रह गया, जो 5 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट मानी गई थी। पश्चिम एशिया क्षेत्र को एक्सपोर्ट 57.95% घटकर 3.5 अरब डॉलर रह गया, जबकि सामान्य तौर पर यही 6 अरब डॉलर रहता था। और इसी टाइम पीरियड में खाड़ी देशों में आयात भी 51.64% गिर गया। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ भारत का कुल व्यापार देखा जाए तो मिला जुला कर साफ दिखाई दिया। 2024-25 में भारत का निर्यात लगभग 1% बढ़कर 57 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 15.33% बढ़कर 121.7 अरब डॉलर हो गया। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। 2025-26 में निर्यात 2% बढ़कर 37.4 अरब डॉलर और इंपोर्ट 63.9 अरब डॉलर रहा, जिससे 26.53 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। वहीं सऊदी अरब पांचवा सबसे बड़ा साझेदार रहा। निर्यात 12.55% घटकर 110.28 अरब डॉलर, जबकि आयात 2.22 और फिर 30.8 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। कतर की बात करते हैं तो निर्यात 3.7% घटकर 1.72 अरब डॉलर और आयात 1.37% की गिरावट के साथ 12.3 अरब डॉलर का, और घाटा 10.7 अरब डॉलर का रहा। ऐसे ही बाकी खाड़ी देशों का भी इतना ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रहा। कुवैत को निर्यात 1.65 अरब डॉलर, आयात 7.91 अरब डॉलर और घाटा 6.26 अरब डॉलर रहा। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मार्केट वैल्यू में भी जो घाटा हुआ, जितना भी नुकसान हुआ, उससे भर सकता है। भारत के प्रमुख निर्यात में इंजीनियरिंग सामान, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य और साथ साथ कृषि उत्पाद, चावल, मान समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, रसायन, दवाएं, वस्त्र तथा जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो सब इसमें शामिल है। वहीं जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो कच्चा तेल, LNG, LPG, पेट्रोल, रेसन, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम और जितने भी मेजर मिनरल फ्यूल्स हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना भी है कि अब शांति समझौते के बाद स्थिति नॉर्मल होने पर भारत का इस क्षेत्र के साथ व्यापार फिर से तेजी पकड़ सकता है, नुकसान फायदे में बदल सकता है। ये भी कहते हैं कि समझौते से पश्चिम एशिया को होने वाले भारत के एक्सपोर्ट में तेजी तो आएगी, लेकिन उसके साथ सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को भी तेजी मिलेगी और साथ ही साथ रुपए में भी स्थिरता आएगी, जिसकी ज्यादा जो कीमत थी वो अब तक गिर चुकी थी। तो ये पूरा जो मामला है सिर्फ यही है कि अगर ये समझौता होता है, जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है, आज इसी को लेके वार्ता होने वाली थी, बातचीत होने वाली थी कि आखिरकार जो भी पॉइंट्स शामिल हैं, एक बार मैं पॉइंट्स याद दिला देती हूँ, जिसमें अहम जो कुछ पॉइंट्स थे यही थे जिसकी वजह से ये रुक गया है कहीं ना कहीं। इजराइल लेबनान पर हमला नहीं करेगा। ईरान जो है, उनके पास जो यूरेनियम मौजूद है वो उसको परमाणु बनाने में इस्तेमाल नहीं करेगा। ये कुछ अहम मुद्दे हैं। उसके अलावा हॉर्मुज जो है वो साफ साफ क्लियर हो जाएगा, उसमें आवाजाही में दिक्कत नहीं होगी और 60 दिनों से पहले ईरान कोई भी टोल वसूल नहीं करेगा। भले ही 60 दिनों के बाद अगर वो चाहे तो वो टैक्स वसूल कर सकता है, अपने मुताबिक कर सकता है, लेकिन 60 दिनों के भीतर ऐसा कुछ नहीं करेगा। और भी 14 पॉइंट्स की ड्राफ्ट रेडी की गई थी। कुछ मुद्दे थे जो मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया है, इसमें भी कुछ मुख्य जो मुद्दे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन अभी ये फिर से जो आज होने वाली थी पूरी कॉन्वर्सेशन, समझौता, वो कब होगा उसमें पता चलेगा कि आगे की कार्रवाई, आगे ट्रंप किस तरीके से देखते हैं। हालांकि इजराइल जो नेतन्याहू है वो पूरी कोशिश में है कि ट्रंप ये समझौता ना करे। हालांकि और जो बातें ईरान की तरफ से भी आ रही है, क्योंकि ईरान ने भी साफ कहा है अगर इजराइल पीछे नहीं हटता है तो फिर शायद जो ये समझौता होने वाला है हम भी पीछे हट जाएंगे। तो ये सब बातें चल रही हैं जियोपॉलिटिक्स में। सबसे बड़ी खबरें फिलहाल की यही हैं, क्योंकि हॉर्मुज एक बड़ा मुद्दा है जिससे सारा देश जिस पे निर्भर है, डिपेंड कर रहा है, और यही उम्मीद जता रहा है कि जल्द से जल्द ये मामला, ये विवाद पूरा खत्म हो।
तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आगे जो कुछ भी होता है इस पूरे मामले में, किस तरीके से आगे ट्रंप बयान देते हैं, किस तरीके से ईरान और इजराइल रुख अपनाता है, सब हम आप तक लेकर आएंगे। हर एक छोटी सी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरी सहयोगी सुमन, और ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber-reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,